तो स्टार्ट करते हैं स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स से। तो ये इंडेक्स जो है निकाला किसने है, पहले ये पता होना चाहिए। नीति आयोग ने निकाला है और इसमें वेटेड पैरामीटर्स देख लो, ठीक है। तो डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा वेटेज है, फॉलोड बाय एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी 15%, फिर क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव 15% है, एनर्जी एफिशिएंसी 6%, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी 6%, न्यू इनिशिएटिव 12%, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्पेक्ट्रम है, जितने भी पैरामीटर्स है उसमें क्या वेटेज दिया गया उन सब चीजों को, तो ये देख लेना। यूपीएससी प्री के अंदर तो सीधे सवाल पूछे हुए हैं इन इंडेक्सेस के ऊपर, पैरामीटर्स पे, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दिस वाज द फर्स्ट इंडेक्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर, ठीक है। सो क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर दोनों को क्लब कर दिया गया है इसके अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। सो उस सेंस में इन दोनों को क्लब करना एक आई थिंक एक लॉजिकल कंक्लूजन बनता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम ट्रैक करना चाहते हैं स्टेट्स का परफॉर्मेंस ऑन दीज इंडिकेटर्स, ठीक है, विच इंक्लूड एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सेफगार्डिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर फर्दर वी वांट टू हेल्प ड्राइव द एजेंडा ऑफ अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी एट स्टेट लेवल, ठीक है। सो बहुत सारे एसडीजीज को भी टारगेट करेगा, ठीक है। ये अगर हम लोग इसको ट्रैक कर पाते हैं तो कोई प्रोमिनेंट एसडीजी बता सकते हो जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं इसके थ्रू? एनीवन? एसडीजी का नंबर? 12। हाँ, 12 है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन 13 भी डायरेक्ट लिंकेज है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। सो वो लिंक कर सकते हो। बाकी अगर गिनने जाएंगे तो बहुत सारे और एसडीजीज भी निकल सकते हैं, बट ये थे, ठीक है। सो पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अंदर क्लासिफाई कैसे किया गया, तो इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है, लार्जर स्टेट की, स्मॉलर स्टेट की और यूटीज की, ठीक है। और उसमें फिर जो रैंकिंग है या जो अचीवमेंट स्टेटस मिलता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे पहले होता है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर किसको दिया जाता है, जिसका कंपोजिट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स जो है वो 46 से प्लस है। फिर होता है अचीवर, वो दिया जाता है जिसका 36 से 46 होता है एससीसीआई स्कोर। और लास्ट में होता है एस्पिरेंट, ठीक है, उसका एससीसीआई स्कोर जो है 36 से लेस होता है। तो ये 3 डिस्टिंक्शन है। अब वो देख लेते हैं किसने क्या अचीव किया है। टॉप स्कोरर चंडीगढ़ रहा है, जो कि एक यूटी है। लोअर स्कोरर इसमें लक्षद्वीप रहा है। लार्ज स्टेट में गुजरात, केरला, पंजाब इसमें लीडिंग स्टेट है। और फिर नेक्स्ट है स्मॉलर स्टेट, तो उसमें गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, नागर हवेली, ये रेटिंग रहती है, ठीक है। आगे जाने से पहले ये देख लेते हैं कुछ और एनर्जी इंडेक्सेस हैं अक्रॉस द ग्लोब एंड उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रायलमा इंडेक्स है, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल निकालते हैं। नॉट इतना कोई फ्रीक्वेंटली हम इसके बारे में नहीं सुनते हैं, बट सिंस लिखा है तो पता होना चाहिए। इंडिया की रैंक इसमें 4 है, 75 आउट ऑफ 127 कंट्रीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाफ वे कह सकते हैं, या हाफ वे से भी नीचे ही है। सो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इसमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज ऑलमोस्ट सब जगह टॉप पे रहेंगी, ठीक है। तो आपको कभी भी गेस लेना हो ना तो आप इजीली गेस ले सकते हो इन 3 कंट्रीज में से किसी एक पे। नॉर्डिक कंट्रीज है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार न्यूज में रहता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। व्हाट इट डज इज इट मेजर्स नेशंस एनर्जी सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि कैसे वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से नए एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही है, ठीक है। सो ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है। इसमें अगेन नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, तो अर्नेस्ट एंड यंग निकालता है, ठीक है, जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है। इट रैंक्स परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन एनर्जी सेक्टर। तो इसमें इंडिया की रैंक 3rd है आउट ऑफ 40 कंट्रीज, तो ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, ठीक है, ये वाला रैंकिंग। और इंडिया से आगे कौन कौन है, तो इसमें यूएस और मेनलैंड चाइना है। तो आई थिंक ये वाली रिपोर्ट को आप डायरेक्टली कहीं पे भी मेंस का आंसर आता है तो वहां पे कोट कर सकते हो। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है उसमें इतना हाई स्कोर जो अचीव किया, इसका मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट
जो एनर्जी सेक्टर में काफी लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है। वी आर इवन बीटिंग कंट्रीज लाइक यूरोप, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज को भी हम बीट करें इसमें। नेक्स्ट अगेन एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच निकालता है। ये एक एनजीओ है, ठीक है। इट मेजर्स द कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड एनडीसी, जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कंट्रीज की रेटिंग नापता है, और इसमें इंडिया टॉप 10 के अंदर है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट टॉप 6 में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो कंक्लूजन क्या है, इस इंडेक्स से हम लोग जो है हमारा जो परफॉर्मेंस है एनर्जी सेक्टर में उसको ट्रैक कर सकते हैं, एंड उसके जो एक्शन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग, यानी अगर कोई स्टेट अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है तो हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, या फिर नेबरिंग स्टेट में, या फिर और दूसरे स्टेट्स में उसको पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस होल इंडेक्स, ठीक है। और this SECI will thus help India to reach the net zero emission target by 2070, and one of the Panchamrit declared by Prime Minister at COP26, ठीक है। तो ये देख लेना, पंचामृत में 5 गोल दिए गए थे जो कि एनहेंस्ड एनडीसीज बोल सकते हैं उनको, ठीक है। सो ये था इस इंडेक्स के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? एनीवन? ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, सस्टेनेबल स्टैंड मैनेजमेंट। तो ये एक रिपोर्ट था, स्टैंड एंड सस्टेनेबिलिटी 10 स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन टू अवॉइड अ क्राइसिस। किसने रिलीज किया है? यूएनईपी ने इसको रिलीज किया है, ठीक है। तो अभी आई थिंक सदगुरु का भी एक मूवमेंट चल रहा है, किसी को नाम याद है क्या उसका? क्या नाम था उस Save मूवमेंट the का? soil. Save the करेक्ट, soil movement. करेक्ट, सेव द सॉइल मूवमेंट चल रहा है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है काफी न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेव द सॉइल उस पर्सपेक्टिव से देख लेना इंपॉर्टेंट है इस थिंग। नेक्स्ट सैंड के बारे में बात कर लेते हैं आगे जाने से पहले। तो एक ग्रैन्युलर मटेरियल होता है, और जनरली फॉर्म कैसे होता है, तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ के आते हैं कि उधर के जो टोपोग्राफी होता है उस पर डिपेंड करता है। टेरेस्ट्रियल सैंड डिपॉजिट होता है, रिवराइन लैक्स्ट्रियन एनवायरनमेंट होता है, बीच एनवायरनमेंट होता है, मराइन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको सैंड मिल सकती है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, पेरेंट मटेरियल पे करता है, कैसा पेरेंट मटेरियल है, क्या वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्शन हुआ है या कोई बायोडाइवर्सिटी एक्शन हुआ है, ठीक है। टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और फिर जाके सॉइल नेचुरली फॉर्म होती है। एंड इट इज सेड that to form a 1 centimeter layer of soil, it takes 100 years for the environment to या environmental forces to work upon it, ठीक है। तो जो चीज 100 साल में बनने में लगती है उसको हम मिनटों में खराब करके रख देते हैं। तो उसी चीज को ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाह रही है। सो एम ऑफ द रिपोर्ट इज टू रेज अवेयरनेस ऑन सैंड एक्सट्रैक्शन, और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अर्ज करता है पॉलिसी मेकर को टू अडॉप्ट पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल सैंड एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट, शेप कॉमन गोल्स, ठीक है, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर है उन सबका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट, प्रपोज सोल्यूशन फॉर फाइंडिंग पाथवे टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल यूज ऑफ सैंड, ठीक है। सो लास्टली जो लॉजिकल कंक्लूजन होता है यूएनईपी अगर दे रहा है तो वो यही है कि सस्टेनेबल यूज करें सैंड, ठीक है। नेक्स्ट हाईलाइट की बात करते हैं। तो सैंड, ग्रेवल, क्रश स्टोन एंड एग्रीगेटर आर द सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, और आई थिंक वाटर पे फिर भी स्ट्रेस है, बट सैंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है अभी एट दिस पॉइंट। तो उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट लाके दिया है ये यूएनईपी की रिपोर्ट ने। नेक्स्ट, द सैंड यूज ऑफ सैंड रिसोर्सेज एंड देयर यूज हैज ट्रिपल्ड इन द लास्ट 2 decades। करंट एक्सट्रैक्शन एक्सीड द रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। सो हम जितना यूज कर सकते हैं या जितना अर्थ जो है वो रिप्लेनिश कर सकते हैं उससे ज्यादा हमारा यूजेज है। तो एक ऐसा ही एक सिमिलर डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। तो वो बता सकते हो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है वो अर्थ ओवरशूट डे? ये आई थिंक अर्थ ओवरशूट डे को तो ये ना वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो पब्लिश करता है।
ठीक है। तो अर्थ ओवरशूट डे मतलब कि अर्थ कितना इकोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकती है और उसको हम कितने जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी करंटली आई थिंक शायद 29 जुलाई चल रहा है, बट ये धीरे धीरे जो अर्थ ओवरशूट डे ये बढ़ता जा रहा है, यानी हम जो पूरे साल में बना सकते हैं अर्थ, वो केवल 6 महीनों के अंदर खत्म कर जा रहे हैं, मतलब 7 महीने नियरली उसमें खत्म कर जा रहे हैं। तो इस सेंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उसी लाइन पे सॉइल जितना हमारा नेचुरली अर्थ जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको भी हम लोग ओवरकम कर गए। So sand is a material that holds significant environmental value and economic value and it is central to achieving SDG। तो अगर SDG का बात करें, वैसे तो बहुत सारे SDG हिट करेगा, लेकिन कोई डायरेक्ट बेरिंग वाला SDG बता सकते हो क्या? कौन सा SDG होगा? 15। राइट, लाइफ ऑफ लैंड पे डायरेक्ट बेरिंग है इसका। ठीक है, बाकी फिर एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो जीरो हंगर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्रॉप्स इसी पे उगेंगी, क्लाइमेट एक्शन इसी पे आ जाएगा, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, सब कुछ इंक्लूड कर सकता है अगर करना चाहे तो। बट SDG जो 15 है वो डायरेक्टली हिट कर रहा है, लाइफ ऑन लैंड। नेक्स्ट की रिकमेंडेशन क्या थी? उसको देखने से पहले ये इन्फोग्राफिक देख लो कि रीजन क्या है अनसस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सैंड रिसोर्सेज। पहला, अनरेगुलेटेड इलीगल माइनिंग हो रही है। इंडिया भी इसके मैनेज से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, इनफैक्ट कई बार आपने सुना होगा MP वगैरह के रीजन में तो IAS IPS के ऊपर गाड़ियां चढ़ा चढ़ा के वो सैंड माफिया जो है वो कर रहे हैं इस टाइप की प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिटेल स्टडी रिगार्डिंग सैंड एक्सट्रैक्शन एंड क्वांटिटी यूजेज। तो अभी तक कोई पॉलिसी है नहीं इसके ऊपर, कोई स्टडी प्रॉपरली की नहीं गई है जो बता सके कि कितना सैंड एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और कितना सस्टेनेबल है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोहेरेंट इंटीग्रेटेड पॉलिसीज। नेक्स्ट, वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्केल एंड क्वालिटी ऑफ सैंड रिसोर्सेज। फिर हाई डिमांड है। ठीक है, एंथ्रोपोजन एक्टिविटीज की वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उसमें सैंड का बहुत अच्छा डिमांड होता है, सो इसलिए हाई डिमांड है। लो वैल्यूएशन ऑफ सैंड एज अ मिनरल। ठीक है, अब कभी आपने सोचा है कि क्यों इतने माफिया जो है हमेशा सैंड बिजनेस में आपको मिलेंगे? तो उसका कारण क्या रहता है कि सैंड एज अ मिनरल इसको निकालने में बिल्कुल जीरो कॉस्ट है। आपको चाहिए क्या? बस आपको एक बुलडोजर चाहिए और आप चले जाओ किसी भी रिवर बैंक पे और वहां से मिट्टी उठाना चालू कर दो। और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें जीरो इनपुट है और रिसोर्स कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो नदी है वो बार बार ऊपर से सेडिमेंट लाती रहेगी और वहां पे जमा होता रहेगा, नेचुरली जमा हो रहा है, आपको बस उसे उठाना है और ट्रक में लोड करना और बेचना है। सो दैट्स हाउ दिस बिजनेस वर्क। ठीक है, और इसीलिए इसमें सब लोग घुसना चाहते हैं, क्योंकि कोई इनपुट कॉस्ट नहीं है, कोई मशीनरी कॉस्ट नहीं है, कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है, बस वो मिट्टी उठाओ, टैंकर में डालो और बेच दो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड सच इलीगल एक्टिविटी गोइंग इन दिस फील्ड। ठीक है, फिर अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेट सैंड इज क्वाइट लो। ठीक है, कोई राजस्थान से होगा तो उसे पता होगा, राजस्थान में एक्चुअली सैंड पे बैन कर दिया गया था सैंड माइनिंग के ऊपर। पिछले 2-3 साल हो गए हैं, अभी आई थिंक 1-2 साल हो गए हैं, तो सैंड के ऊपर बैन कर दिया गया था। तो वो बेचारे पता क्या कर रहे थे, वो रॉक्स को क्रश करके उससे सैंड बना रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सैंड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट्स जस्ट द फैक्ट कि जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उससे वो जो सैंड निकलती है वो बहुत ज्यादा चीपर होती है, और जो क्रश सैंड होती है वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो उस सेंस में ऑल्टरनेटिव है, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज सैंड जो है वो एक फ्री रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट की रिकमेंडेशन क्या है? तो पहला है रिकॉग्नाइज सैंड एज अ स्ट्रैटेजिक रिसोर्स। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिसोर्स जितने भी क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सब उसी के दम पे चल रही है, तो इसको स्ट्रैटेजिक रिसोर्स डिक्लेयर करो। और फिर उसके एक्टिविटी से नहीं, डेवलपमेंट एक्टिविटी से नहीं, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट से भी उसको स्ट्रैटेजिक कंसीडर करना जरूरी है। नेक्स्ट, इंक्लूड प्लेस बेस्ड पर्सपेक्टिव फॉर सैंड ट्रांजिशन। ठीक है, सो आप लोकल अप्रोच लो। ठीक है, लोकल पॉलिसी अपनाओ वहां पे। ठीक है, कि कैसे सैंड का अगर डिटेरियोरेशन होता है तो वो उधर के लोकल जो एजेंट्स हैं उनको कैसे असर करता है। ठीक है, सो सोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग शुड बी स्केल्ड so that the decision are retained by the lowest level of governing body consistent with the resolution। ठीक है, सो जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले तो अच्छा है, उन्होंने एनवायरमेंटली सोचा कि हाँ ठीक है, सॉल्ट सैंड को बैन कर दिया जाए, सैंड माइनिंग को, रिवर सैंड माइनिंग को बैन कर दिया जाए।
लेकिन उन्होंने टाइम पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया, ठीक है, कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा और अगर होगा तो कौन बनाएगा, ठीक है, वो सब बहुत लेट आए। उससे पहले लोग ना इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे, मतलब रातों को ट्रक बुलवा रहे थे, उन ट्रकों के ट्वाइस या थ्राइस पैसा दे रहे थे सैंड के लिए। तो ये सब इश्यू थे। सो इसलिए कोई भी पॉलिसी बनती है तो लोकल जो एक्टर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान में रख के बनानी चाहिए। नेक्स्ट, अनेबल पैराडाइम शिफ्ट टू रीजनरेटिव एंड सर्कुलर फ्यूचर। तो एक बहुत अच्छा पिकअप लाइन है मेंस में यूज करने के लिए, बहुत सारे आंसर्स में आप यूज कर सकते हो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, या इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में भी कुछ कुछ ऐसा आता है सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट, तो वहां पे भी लिख सकते हो कि पैराडाइम को पूरा शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स अ रीजनरेटिव सर्कुलर फ्यूचर। Next, establish baseline map of sand dependent industries and potential market within each country। ठीक है, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब एक जगह मैप हो जाए। फिर हम बूस्ट करें कॉन्फिडेंस इन रीजनरेटेड रिसोर्सेज थ्रू सर्टिफिकेशन एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो किसी भी चीज को आपको वो लोकल यूज में लाना है, ठीक है, पब्लिक यूज में लाना है, नॉर्मल यूज में लाना है, तो आप उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, लोगों के प्रति उस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे आप ये सर्टिफिकेशन और पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, ठीक है, जिससे वो चीज में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। ठीक है, फिर रियलाइन प्रोफेशनल एजुकेशन टुवर्ड रीजनरेटिव सर्कुलर इकोनॉमी, रिमूव रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस बैरियर्स फॉर द रीजनरेटिव मटेरियल। फिर एनहेंस करो डाइवर्सिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, मतलब अभी लोग क्या है सिर्फ सैंड के ऊपर फोकस है, लेकिन हम और भी ऑल्टरनेट मटेरियल ला सकते हैं। जैसे आई थिंक चेन्नई में शायद एक कंपनी है जो कि राइस का हस्क होता है उससे वुड मटेरियल बना रही है, जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज होता है। तो इस तरीके से कोई पेड़ को भी नुकसान नहीं होता और एक सस्टेनेबल वुड मिल जाती है। वैसे हम लोग सैंड के भी ऑल्टरनेटिव ला सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा डेमोलिशन वेस्ट होता है, जैसे घर किसी ने पुराना तोड़ा तो वो कचरा जो है वो किसी यूज का नहीं रहता, उसको फिर कहीं डंप कर दिया जाता है, तो उसको भी हम लोग क्रश करके उससे वापस सैंड बना सकते हैं। तो इस टाइप के जो एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जीएसटी ना 5 से 12% है रिसाइकल गुड्स के ऊपर एज कंपेयर टू न्यू गुड्स। ठीक है, तो जैसे सीमेंट के ऊपर 18 से लेकर 28% जीएसटी है। सो सीमेंट अट्रैक्ट्स 18% टू 28% जीएसटी। लेकिन अगर कोई अपसाइकलिंग वेस्ट स्ट्रीम है तो वहां पे जीएसटी 5 से 12% है। सो यू आर बेसिकली इंसेंटिवाइजिंग रिसाइकल्ड गुड्स। ठीक है, सो ऐसा हम और भी स्पेक्ट्रम के अक्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टोर्स रिस्पॉन्सिबली बाय एक्टिवली एंड कॉन्शियसली प्रोक्योरिंग सैंड इन एथिकल, सस्टेनेबल एंड सोशली कॉन्शियस वे। ठीक है, तो अगेन सॉल्ट सैंड जो वो कहाँ से आ रही है इस पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, कि हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि वो किसी लीगल तरीके से या किसी का और कोई एक्सप्लॉयटेशन करके नहीं आ रही है। जैसे किसी को पता है किम्बरले एक प्रोसेस होता है, आइडिया किसी को किम्बरले प्रोसेस क्या होता है? डायमंड निकालने के लिए। हाँ, करेक्ट। तो अफ्रीकन कंट्रीज में क्या था कि डायमंड खूब होता है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, सो यहाँ पे क्या था, बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा भुखमरी है। ठीक है, सो वहां पे जो वॉर लॉर्ड्स होते हैं, ड्रग लॉर्ड्स होते हैं, ये रूल कर रहे हैं उन कंट्रीज को, तो वो बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्कर्स का अपने, और फिर उनसे वो डायमंड जो है वो ऑलमोस्ट स्लेवरी के जैसा ही काम कर रहे होते हैं और उनसे वो डायमंड निकलवाते हैं। ठीक है, सो किम्बरले प्रोसेस में ये बोला गया था कि जो डायमंड है उसका एक सर्टिफिकेशन होगा कि ये इलीगली या किसी का एक्सप्लॉयटेशन करके नहीं निकाला गया, दिस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बाय फेयर एंड एथिकल मीन्स। ठीक है, तो उसके लिए किम्बरले प्रोसेस है। इनफैक्ट एक टर्म यूज होता है ब्लड डायमंड। ठीक है, वैसे तो ब्लड डायमंड अपने आप में भी एक डायमंड होता है, लेकिन ब्लड डायमंड जनरली ना एक टर्म यूज होता है जो हम बोलते हैं कि कोई किसी के खून पसीने से उसको निकाला गया, मतलब खून इन द सेंस कि कहीं किसी वॉर कन्फ्लिक्ट में वो डायमंड या एज ए रिसोर्स यूज हुआ था या फिर कोई ट्रांजैक्शन में काम आया था। ठीक है, सो उस सेंस में किम्बरली प्रोसेस रिमूव करता है। तो वैसे ही कुछ हम लोग सैंड के अंदर भी ला सकते हैं। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो किम्बरली का आप। ऑलराइट, सो ये था इसके बारे में। आगे चलते हैं। अदर मेजर देखने से पहले एक बार ये बॉक्स देख लेते हैं। सो सैंड जो है एक माइनर मिनरल है अंडर MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल एक्ट।
इसके अंदर सेंटर ने माइनर मिनरल्स की जो पावर है वो स्टेट को डेलीगेट कर रखी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इन माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग रूल्स फॉर्म करती है, तो ये याद रखना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ पॉलिसी दिया हुआ है इसके ऊपर, या गाइडलाइंस दिया कि कैसे सैंड माइनिंग को हम रोक सकते हैं। सो ये पता होना चाहिए स्टेट के पावर के अंडर है माइनर मिनरल्स या सैंड। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बात कर लें एक्सट्रैक्शन या सैंड के यूसेज से, तो कोस्टल इरोजन होता है, रिवर इरोजन हो सकता है जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो सकता है, श्रिंकिंग डेल्टा है, सैलिनाइजेशन ऑफ कोस्टल एक्विफर्स एंड ग्राउंड रिजर्व्स, threats to fresh water and marine biodiversity, air pollution and dust fog, lowering of groundwater and river water level table। ठीक है, सो ये पॉइंट्स थोड़े देख लेना, आजकल यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है कि अगर सैंड माइनिंग करेंगे तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा, तो श्रिंकिंग ऑफ डेल्टा ये सब हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो वाटर स्कैरसिटी होता है, हेल्थ रिस्क हो सकता है, इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इलीगल सैंड माइनिंग, फिर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरीन सैंड रिलीजेस, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्स, तो ग्रीन हाउस गैसेस को भी बढ़ा सकता है, जो कार्बन सिंक है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, सो ये सब इम्पैक्ट हो सकते हैं सैंड माइनिंग से। फर्दर अदर मेजर्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड, तो अडॉप्ट स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेटेड पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड इंटरसेक्शनली इन ट्यून विद लोकल, नेशनल एंड रीजनल रियलिटीज। अगेन एक वैल्यू लोडेड स्टेटमेंट है और इसको सीधा उठा के मेंस के अंदर लिख सकते हैं, तो इस टाइप की स्टेटमेंट जरूर थोड़ा सा मार्क कर लिया करो, बिकॉज आपको सोचना नहीं पड़ेगा पेपर में, और ऐसे थोड़े से फैंसी वर्ड लिखोगे ना तो आपका आंसर का लेवल ही अलग चला जाएगा। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश ओनरशिप एंड एक्सेस टू सैंड रिसोर्सेज थ्रू मिनरल राइट्स एंड कंसेंटिंग, फिर मैप, मॉनिटर एंड रिपोर्ट सैंड रिसोर्सेज फॉर ट्रांसपेरेंट, साइंस बेस्ड, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। फिर फर्दर एस्टैब्लिश करो बेस्ट प्रैक्टिस, नेशनल स्टैंडर्ड, रिस्टोर करो इकोसिस्टम एंड कंपनसेट फॉर रिमेनिंग लॉसेस, फिर प्रमोट रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड सर्कुलैरिटी। ठीक है, तो ये वही सब पॉइंट है जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब आते हैं ऑल्टरनेटिव सैंड और मैन्युफैक्चर्ड सैंड के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था ये वाला पॉइंट कि कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया था, और राजस्थान के अंदर एक ऑल्टरनेट आया था कि वो क्रस्ट स्टोन से वो लोग बना रहे थे। सो को एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस, तो उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल हो गया ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग, वेस्ट फाउंड्री सैंड, होल बॉटम ऐश, इन सबको आप यूज करके सैंड मैन्युफैक्चर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ओ सैंड, ओर सैंड। क्रश्ड रॉक सैंड ये भी इस्तेमाल होती है। फिर रिसाइकल्ड फाइन एग्रीगेट, ठीक है, जो डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है उसको वापस रिप्रोसेस करके हम लोग ये चीजें बना सकते हैं। ठीक है, सो नाम से पता लग जाएगा क्या क्या चीजें हैं, तो इतना था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है, तो सेव द सॉइल वाला यार मूवमेंट काफी पॉपुलर हो गया, और यूएनसीसीडी से भी इसका डायरेक्ट लिंकेज है। ठीक है, वो भी डेजर्टिफिकेशन की बात करता है और कहीं ना कहीं ये भी डेजर्टिफिकेशन से ही रिलेटेड है, तो उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। राइट, नेक्स्ट न्यूज इन शॉर्ट, आई गेस रेमन सर आप कर रहे थे ना? हाँ सर, एक मिनट। ठीक है, हाँ, सो न्यूज एंड शॉर्ट्स में पहला आर्टिकल है ऑन स्कोप ऑफ अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट 2021। सो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और अदर बॉडीज जो डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर बनी है, उनके फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से आंसर मांगा है। सो ड्यूरिंग द हियरिंग सुप्रीम कोर्ट cited that the Dam Safety Act of 2021 is a panacea to to end the perennial legal battle between Tamil Nadu and Kerala over the Mulla Periyar Dam। तो पता है 261 के अंदर 262 के अंदर डैम से रिलेटेड जो भी है इंटर वाटर डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करने का जिम्मा है, राइट। एंड उसी में मेंशन्ड है कि अभी सुप्रीम कोर्ट उसका हैंडल करेगी जब तक पार्लियामेंट एक एक्ट पास नहीं कर देता। तो उसी रिगार्ड्स में पार्लियामेंट ने फाइनली एक्ट पास करा, तो उसके फीचर्स क्या क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट postulation for surveillance, inspection, operation, maintenance of dams to prevent disasters,
and mandates the setting up of two specialized bodies, दोनों ही national level पे, right, to resolve disputes between the states. First is National Committee on Dam Safety and National Dam Safety Authority. Now, under the Act, dam owners will be required to prepare an emergency action plan and carry out risk assessment studies for each dam at specified regular intervals, right? तो अब ऐसा नहीं है डैम बना के छोड़ देना है, and either EIA से ही सारा काम करवाना है, regular intervals पे उसकी monitoring होना चाहिए, evaluation. And what is the importance of dams and dam safety? So dams play a vital role in the overall water security and energy needs of a country. India ranks third after US and China in the number of large dams, amounting to nearly 5,334 dams, and exposing downstream areas to risk of catastrophic flooding. Dams and dam safety in India suffer from various issues. अभी मुल्ला पेरियार issues पेरियार डैम को लेके है that कौन ऑपरेट करता है मुल्ला पेरियार डैम? तमिलनाडु, and it is located in Kerala. तो ये डिफरेंस है. इनफैक्ट केरला में फ्लडिंग आई थी ना, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तमिलनाडु को रिस्पॉन्सिबल पाया था, क्योंकि उसने वो डैम को प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया. करेक्ट, ठीक है. और अच्छा चलो, अच्छा इसमें उन्होंने इशू एक्सप्लेन भी करा क्या? इट इज अ 126 ईयर ओल्ड डैम. सो कॉलोनियल पीरियड में ये एक एग्रीमेंट बना था तमिलनाडु को ऑपरेट करने का. It is located in the upper reaches of the river Periyar, which flows into Kerala after originating Tamil Nadu. Important reservoir is within the Periyar Tiger Reserve. Dispute क्या? In 1886, the Maharaja of Travancore signed a 999-year lease agreement with British rule that the operational rights were handed over to Tamil Nadu. Now, Kerala says that the dam structure is weak and can give way at any moment, causing the death of thousands in the state. Tamil Nadu while claims Mulla Periyar is safe and well maintained. Okay. Then comes a second issue on interstate water dispute, which is between Punjab and Haryana. So ये है Satluj Yamuna link canal. Now Haryana Vidhan Sabha has passed a resolution seeking completion of SYL canal. क्या है? It is a proposed 214 kilometer long canal connecting Satluj and Yamuna rivers, which was planned in 1966 after the state of Haryana was carved out of Punjab. It seeks to provide Haryana its average annual share of surplus Ravi Beas water. Sorry. Now Haryana completed its stretch of SYL canal in 1980 itself, while Punjab kept delaying the construction. The SYL canal will help in addressing water shortage in southern parts of Haryana, while Punjab has concerns over the state becoming dry by 2029 based on a government study due to over-exploitation of groundwater. Mechanism for resolution. So पहले Article 262, which enables Parliament to provide for adjudication of dispute. Second, under Interstate River Water Dispute Act 1956, it provides for setting up of tribunals for adjudication, and then Interstate River Water Dispute Amendment Bill, which was introduced to amend ISWD Act. Right. So again, short कुछ भी solution नहीं दिया है, अकेला उन्होंने mention करा है कि legal और constitutional way में किस किस के ऊपर क्या responsibility है. So again, Parliament के ऊपर ही है responsibility to resolve the interstate water dispute, but again अभी उसने Supreme Court को देके रखा है, and now this act would be seeing through NDSA. Now SYL canal में कुछ important dams और points देख लेते हैं. तो गोविंद सागर है, भाखड़ा डैम है, भाखड़ा नंगल जो कॉमन बोलते हैं, भाखड़ा है, नंगल है, वो all three lying in Himachal Pradesh. Then comes the Satluj part in Punjab, जहाँ से connection हो रहा है via Chandigarh, sorry not via Chandigarh, sorry via Haryana. कनेक्ट सर थोड़ा नीचे कर लो तो एक बार पिक्चर से हो ही जाएगा अच्छे से. हाँ, सो यमुना का स्ट्रेच भी नो उत्तर प्रदेश से पास कर रहा है, हरियाणा यहाँ पे टच कर रहा है, एंड डायरेक्ट यमुना में एक्स्ट्रा कनाल का वो फ्लो देके उसको कनेक्ट कर रहे हैं सतलज से. तो हरियाणा का काम हो चुका है, अब पंजाब को करना है. दैट इज द कोर इशू. ठीक है सर, अगले उस पे चलते हैं.
इसमें एक चीज ऐड करना है। ये नंगल जो है ना, ये पंजाब में है, भाखरा जो है वो हिमाचल में है। अच्छा अच्छा, नंगल पंजाब में, ठीक है, सॉरी। हाँ, सो नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट्स। सो जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट्स को, दोज हैज बीन एक्सटेंडेड। क्या क्या कहाँ कहाँ पे हुए? तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स टू हैव 13-year वैलिडिटी, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स or those involving the processing of nuclear fuel to have 15 years validity, and for projects and activities other than mining and river valley projects will be valid for 10 years. The environmental clearances for mining leases is also under review, as presently the leases are granted for 50 years and EC is valid for 30 years. Need for extension queue. So this is a post-pandemic action where nuclear power and hydropower projects have high gestation period due to geological surprises, delays in forest for clearance, etc. And considering the time taken for addressing local concerns, including environmental issues relating to implementation of such projects. About EC. It was first made mandatory under the EPA Act 1986 for expansion or modernization of any activity or of setting up new projects listed in Schedule 1 of the notification. The EIA legislation of 2006 made it mandatory for projects such as mining, thermal, infrastructure, industry, etc., right, to get environmental clearances. Now, environmental clearance की process क्या होती है? So similar to EIA, where पहले identification of location, then screening. Screening मतलब खुद industry वो conduct करवाती है वहाँ पे survey. Then conducts EIA if required. Then apply for a no objection certificate. Then application for environmental clearance. Review by appraisal committee. उस appraisal committee के पास 3 option है. पहला changes suggested, so goes back and it goes back to the stage of conducting EIA. Then accepted, तो project हो गया. Rejected, so the condition will be from the first step onwards. तो जो changes suggested है उस केस में भी EIA तक जाता है, याद रखना है ना. सीधे वापस से एप्लीकेशन नहीं बनेगी या एनओसी, सीधे EIA वापस से कंडक्ट होगा. इस बार पब्लिक ओपिनियन जो बनेगी उसके बेसिस पे एनओसी और ईसी वापस से बनवा के ईसी मांगा जाएगा. ठीक है, ये प्रोसेस थी ईसी की. अगले पे चलते हैं. ठीक है, तो अगला है जेनेवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग्स. So United Nations Geneva Biodiversity meetings recently concluded. It included the meetings of open-ended working group on the post-2020 global biodiversity framework. अब शॉर्ट में UNEP के लिए एक ही टारगेट्स वाला एक पीरियड था, which was corresponding to strategic plan for biodiversity 2011 and 2020. Now we have a new decade which is starting from 2021 to 2030. और उसके लिए अब फ्रेमवर्क सेट करना है कि क्या क्या टारगेट्स होना चाहिए, कौन सी बॉडी मेनली रिस्पॉन्सिबल होगी, और जो अलग अलग बॉडीज अपने छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं टारगेट्स लेके चल रही है उनको कैसे इंटीग्रेट करना है. राइट, सो दिस पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बिफोर 15 मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द CBD. ठीक है, तो इसको लेके यूनाइटेड नेशंस ने अभी होल्ड करा था. अब COP 15 का याद रखना, चाइना में करना था, चाइना करवा नहीं पा रहा था ड्यू टू पैंडेमिक, तो अब कनाडा में हो रहा है अर्जेंट बेसिस पे. Moving on, we have major outcomes of the meeting. So पहला, release of first negotiated text of goals, targets and supporting mechanism for a post 2020 framework for nature. Second, the progress made towards a solution for the fair and equitable sharing of benefits. So जो CBDR हम PCA में देखते हैं उससे रिलेटेड है, along with digital information और genetic resources को कैसे implement करना है. ये कौन से प्रोटोकॉल में आता है? Sharing of benefits from digital sequence information on the use of genetic resources. Nagoya. Then agreement to address resource mobilization and monitoring framework, marine and coastal biodiversity and other issues. Okay. And parties have agreed to hold 4th meeting of working group in Kenya in June before adoption of framework at resumed COP15. अब छोटा सा CBD को लेके. So then International Treaty for Conservation of Biodiversity,
the sustainable use of the components of biodiversity and equitable sharing. Second, it opened for signature in 1992 at Earth Summit in Rio de Janeiro or Rio Summit and entered into force in 1993. With 196 party, it has almost universal participation. India party है, तो yes, the COP15 of CBD, initially scheduled to take place in 2020, was delayed due to pandemic, is now taking place in नहीं ये भी हट गया है थोड़ा सा अब अभी ये पिछले महीने में चेंज हुआ है where now it is being held in Canada. इतना ही है, ठीक है सर, अगले पे चलते हैं. So, अगला है मदर नेचर को लेके, अ लिविंग बीइंग विद लीगल एंटिटी, मद्रास हाई कोर्ट रूल्स. सो कुछ सालों में पहले देखा था कि एक रिवर को पहले स्टेटस दिया था, फिर एक फॉरेस्ट को दिया था, अभी मदर नेचर को दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने. वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट पे जाके सारी चीजें क्या बोलते हैं रिजेक्ट हो जाती है. सो इन्वोकिंग parents patri jurisdiction, the High Court bestowed legal entity status upon nature. So parents patri क्या होता है? In Latin it means parent of the nation. So it allows the guardianship of the state of the rights of entities that are unable to fight for their own rights. So किसी को मथुरा वाला केस याद हो where there was a case against God, तो उस केस में ये parents patri doctrine से state की तरफ से appoint करा गया था to represent someone for the God suit. Then in 2017, Uttara High Court granted Ganga and Yamuna rivers the same legal status which was overruled by Supreme Court. Then 2018, Uttara High Court declared the entire animal kingdom, including avian aquatic species, as legal entities. So अभी मदर नेचर को देने का क्या सिग्निफिकेंस है? पहला, the court further observed that the natural environment is a part of basic human rights or right to life itself, right? And hence, Mother Nature will have rights and duties, liabilities enjoyed by a living person. Second, expansion of environmental law and attitudinal and behavior change in utilization of natural resources. Issues क्या है? Ambiguity in defining that nature में क्या क्या आता है. नेचर में तो हम लोग भी आते हैं, नेचर में एनिमल भी आते हैं, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है नेचर की. सेकेंड, द कोर्ट ऑफ लॉ, loco parentis or the human face will be required to represent nature. So issue to find enforcement authority as well as the group dedicated to represent nature. Activists वगैरह नहीं ले सकते. And then it may clash with other rights granted to humans, right? So जो हम ethics में जनरली देखते हैं that एक नेचर का खुद का राइट है एंड सेकेंड एक ह्यूमन राइट है. सो कौन से किसका डेवलपमेंटल राइट या किसका एग्जिस्टेंस राइट प्रिवेल करेगा, राइट? सो द क्लैश बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड नेचर राइट्स में आता है. इतना था इसमें, ठीक है. आगे चलते हैं, अगला है प्रकृति. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, it launched Prakriti mascot to spread awareness among masses about small changes that can be sustainably adopted for a better environment. तो जो मियावाकी मेथड, ये सारे छोटे छोटे से, so इन तरह की चीजों को अब एक अम्ब्रेला टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे which will be called प्रकृति. The following initiatives were launched for plastic waste management. So a national dashboard on elimination of single-use plastic and plastic waste management. Second, EPR or extended producer responsibility portal for plastic packaging, CPCB के अंदर आता है, for improving accountability, traceability, transparency, etc. Then a mobile app for SUP grievance redressal to empower citizens to check sale usage manufacturing of single-use plastic. Monitoring module for SUP and industrial production of graphene from waste plastic. तो कुल मिला के इसमें सारे इनिशिएटिव्स देके रखे हुए थे फॉर बाय MOEFCC फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्रकृति मास्कॉट, ठीक है. अगला है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज. तो हमें पता है गंगा मिशन एक चल रहा है, राइट? उसको लेके जो उसका पूरा स्ट्रक्चर किसको याद है या शॉर्ट में बता पाएगा? तो देखो, एक पहले हमारे पास नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी थी, बट आई थिंक उसको चेंज कर दिया इन 2015. उसकी जगह नेशनल गंगा काउंसिल बना, ठीक है. और नेशनल गंगा काउंसिल जो है फिर उसके नीचे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ठीक है.
और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है वो एक सोसाइटी की तरफ फॉर्म किया गया अंडर सोसाइटीज एक्ट 1860 वाला। तो उसके अंदर सोसाइटी की तरफ फॉर्म करता है और वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है जो भी नेशनल गंगा काउंसिल ने रिकमेंड किए होते हैं। नेशनल गंगा काउंसिल को हेड कौन करता है? उसको पीएम हेड करते हैं। ठीक है, सो ये है यार की थोड़ी पता होना चाहिए और ये देख लेना इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? So Minister for Jal Shakti launched digital dashboard for DGC's performing monitoring system. Now DGCs were constituted in districts on Ganga River basin to ensure people's participation management and pollution abatement in Ganga and tributaries. Mandate में क्या क्या था? Utilization of assets created under Namami Gange, monitor drains or sewage falling in Ganga, and creating strong connect of people with Ganga rejuvenation. So काफी local bottoms up approach और local led initiative था ये. ठीक है. Now district collector is the chairperson of district Ganga committee. तो हर district में जहाँ पे बना के रखा है, शायद 13 या 15 district थे ना, अभी बनाया था, या हेड थे वो शायद, इस तरह से कुछ था. ठीक है, तो उसके हेड है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये याद रखना. अच्छा बस इतना ही था क्या डीजीसी में? ठीक है. हाँ, तो अगला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग. So Mumbai, Hyderabad have been jointly recognized as 2021 Tree City World. 2021 prelims में question था. Correct. Now TCW program started by UNFAO and American non-profit organization Arbor Day Foundation. It provides direction, assistance, and worldwide recognition for the community's dedication to its urban forest. Also provides framework for healthy, sustainable urban forestry program in town or city. And city was evaluated based on 5 standards. Pehla, establish responsibility. Second, set the rules. Third, know what you have, allocate the resources, and celebrate the achievements. So, Olive Ridley Turtle. So Tamil Nadu will set up International Olive Ridley Turtle and Rehabilitation Center in Chennai. ठीक है, अब तक ऑलिव रिडले टर्टल की जब भी हम बात करते थे तो मोस्टली उड़ीसा या आंध्र प्रदेश तक हम बात करते थे, बट अभी वी आर टॉकिंग एज फार एज अप टू तमिलनाडु. ठीक है, सो ऑलिव रिडले के बारे में पता होना चाहिए. फैक्ट, काफी कॉमन टर्टल है और काफी न्यूज में रहता है, तो यू शुड नो सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट इट. First being, it is the smallest and the most abundant of all sea turtle. Inhabits Pacific, Atlantic and Indian Ocean. तो nearly everywhere ही कह सकते हैं. Diet जो है carnivorous है. It feeds on jellyfish, shrimp, snails, crabs, etc. Threats क्या है? गलती से कैप्चर हो जाता है या इसके eggs जो है कई बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Loss of habitation and or the degradation, marine debris और climate change. ठीक है. IUCN status is vulnerable है. सो साइजेबल पॉपुलेशन है इसके अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में बात करें तो इनके जो रुकरीज होती है जहाँ पे एक्चुअली ये हैच करते हैं, तो इंडिया में कुछ प्रोमिनेंट है गहिर माथा और ऋषिकुल्या. ठीक है, तो ये याद रखना, और दोनों ही ओडिशा के अंदर है. नेक्स्ट चलते हैं इंडियन टेन टर्टल पे. इंडियन टेन टर्टल इज शेड्यूल 1 स्पीशीज अंडर WPA एक्ट 1972. ठीक है, ऑल्दो ये शेड्यूल वेड्यूल पूछता तो नहीं है, बट यू नेवर नो. अब कोई ईमान धर्म रहा नहीं है प्रीलिम्स के अंदर, तो इट्स बेटर कि आप सब चीजें थोड़ा होलिस्टिकली देख लो. IUCN स्टेटस लीज कंसर्न है, अपेंडिक्स सेकंड के अंदर है. इट इज नेटिव टू इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्वॉम्प एंड पॉन्ड्स. तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना कि नाम इंडियन है तो एंडेमिक होगा. इट्स नॉट एंडेमिक, इट्स ऑल्सो फाउंड इन टू नेपाल एंड बांग्लादेश. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोले तो शायद ठीक हो सकता है, अदरवाइज बी केयरफुल. नेक्स्ट, कॉमन एरियाज मध्य प्रदेश रिवर है, सॉरी नर्मदा रिवर है मध्य प्रदेश में, वहां पे दे आर एक्टिव स्विमर्स एंड मेनली हर्बिवोर्स. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सीवीड पार्क विद स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस इन तमिलनाडु. ठीक है, तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था, एक सीवीड पार्क बनाया गया तमिलनाडु से. आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ. एक लाइकन पार्क देखा था हम लोगों ने, लाइकन पार्क, तो बता सकते कहाँ बना था? हरियाणा में था क्या? उत्तराखंड. अच्छा, लाइकन पार्क बना है.
जब क्रिप्टोगार्मिक भी पढ़ा था ना, क्रिप्टोगार्मिक का क्या मतलब होता है? सीडलेस। तो ये लाइकन्स वगैरह होता है एनिमल के प्लांट किंगडम के अंदर, सीडलेस प्लांट होते हैं, ठीक है। सो ये देख लेना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, seaweed plant would be set up in Tamil Nadu to improve the livelihood of fishermen, ठीक है। इनफैक्ट सीवीड्स जो होते हैं वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं, ऑल्दो हमारी डाइटरी वो जो फूड चार्ट है उसके अंदर आता तो नहीं है बिकॉज ऑफ कल्चरल इश्यूज, ठीक है, बट इसको इंक्लूड करें तो आई थिंक बहुत ही अच्छा सोर्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, ठीक है, जो कि बॉडी को नीड होती है। जैसे नाम सुना होगा स्पाइरोलिना का, ठीक है, स्पाइरोलिना के कैप्सूल्स आते हैं, तो दे आर वेरी गुड इन विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। Seaweeds, the primitive marine, non-flowering marine algae without root and stems, leaves, play a major role in marine ecosystem. Range in color from red, green, black, and also vary in size from microscopic to large underwater forests. Next, large seaweed form dense underwater forests such as kelp forest, which act as underwater nurseries for fish and snails. ठीक है, तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम, वो चलता है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है ये सब। फाउंड इन द इंटरटाइडल रीजन, शैलो एंड डीप वाटर्स ऑफ सी, एस्टुरीज एंड बैक वाटर्स, ठीक है। तो जनरली ये सब प्लांट्स है तो ये फोटिक जोन में मिलेंगे। फोटिक जोन वो जोन जहां तक सनलाइट वाटर के अंदर पेनिट्रेट कर पाता है, और सनलाइट कायदे से देखा जाए तो 200 मीटर से ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसी के अंदर हो रहना पड़ेगा इन प्लांट्स को सो एज टू सर्वाइव। सो जनरली जो शैलो सीबेड होता है या फिर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है जहाँ पे ओशन आ जाता है, वहां तक ही देखने को मिलता है, उसके आगे नहीं मिलता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है सीवीड्स की? स्टोर न्यूट्रिएंट्स सारे बता दिए अभी। एक्ट एज बायो इंडिकेटर, इकोसिस्टम के बारे में बताता है कि इकोसिस्टम की हेल्थ कैसे है। अगर इकोसिस्टम खराब होगा तो ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे होंगे वहां पे। नेक्स्ट, मिटिगेटेड क्लाइमेट चेंज, यूज एज फर्टिलाइजर टू कॉम्बैट बीच इरोजन। इनफैक्ट इंडिया के अंदर पता होगा आप लोगों को फॉस्फोरस की शॉर्टेज है, तो इनफैक्ट एक प्लान चलाया गया है कि हम लोग ये सीवीड जो है ये उगाएंगे कोस्टल एरिया पे, और इनसे जो फॉस्फोरस है उसको निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ इट कुड बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर ऑल्सो। तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, आगे कितना पहुंचा इसका पता नहीं है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स अ सीवीड मिशन launched by Technology Information Forecasting Council for Commercially Farming of Seaweeds and Its Processing। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। एक हमने यूपीएससी ने इनफैक्ट एक टर्म पूछा था कुछ साल पहले, 3-4 साल से ज्यादा हो गया आई थिंक, सी बकथॉर्न। तो कोई बता सकता है ये क्या होता है? व्हाट इज सी बकथॉर्न? चलो वो बता दो कहाँ पे मिलता है, सी में मिलता है, लैंड में मिलता है? Himalayas. अच्छा करेक्ट। तो ये एक्चुअली लद्दाख के अंदर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था सी बकथॉर्न उगाने का, ठीक है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है और न्यूट्रिएंट्स में भी काफी रिच होता है, तो नाम से कंफ्यूज मत होगा, सी से आप समझ लो कि सी से कुछ लेना देना है, ये ऐसा नहीं है, टोटली टेरेस्ट्रियल है, लद्दाख में उगा रहे थे। ऑलराइट, सो आज के लिए आई थिंक यही स्टॉप करते हैं। विल रिज्यूम फ्रॉम 5.612 एज ग्लोबल लैंड आउटलुक, ठीक है, पहले यहाँ से रिज्यूम करेंगे। तो दिस एंटायर पार्ट वुड बी कवर्ड बाय रेमन सर, पूरा है ना।